अध्यांश अपनी मीटिंग के लिए निकला, लेकिन वह अश्वी को सोचता हुआ छोड़कर चला गया। अश्वी के मन में यही बात घूम रही कि आखिर अध्यांश उसे क्या सरप्राइज देगा। अध्यांश बेडरूम से निकलकर नीचे हॉल में आ गया, जहां शमशेर और अजर्व उनका इंतजार कर रहे थे। अध्यांश ने आते ही शमशेर से कहा, डीजीपी के साथ भी मीटिंग फिक्स करो और उन्हें सीएम आवास बुलाओ। कमिश्नर का रिकॉर्ड आज ही क्लियर हो जाना चाहिए। जी सर, शमशेर ने जवाब दिया और कार की चाबियां हाथ में लेकर घर से निकल गया। उसके पीछे पीछे अजर्व और अध्यांश भी घर से निकल गए। फार्म हाउस छोड़ने से पहले अध्यांश ने वहां मौजूद सभी गार्ड्सों को सख्त आदेश दिया कि कोई भी एक पल के लिए भी यहां से नहीं हटेगा। अगर अश्वी को कुछ हुआ तो यहाँ मौजूद एक भी शख्स बच नहीं पाएगा। अध्यांश ने आदेश दिया और शमशेर और अजर्व के साथ चला गया, लेकिन उनके बॉस के आदेश और साथ में दी गई धमकी ने सभी गार्ड्सों को डरा दिया और इसलिए सभी गार्ड्स अपनी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी करने लगे। मुख्यमंत्री का निवास जयपुर में था, इसलिए अध्यांश ने पहले ही अजर्व से कहकर जेट की व्यवस्था कर ली थी। जेट राजवंश साम्राज्य की छत से उड़ान भरने वाला था, इसलिए अध्यांश, अजर्व और शमशेर तीनों राजवंश साम्राज्य पहुंचे, जहां से अध्यांश और अजर्व जयपुर के लिए उड़ान भरे, जबकि शमशेर फार्म हाउस लौट आए। 2 घंटे के अंदर अध्यांश का जेट सीधे सीएम आवास पर उतरा, जहां अध्यांश के स्वागत के लिए सीएम खुद मौजूद थे, साथ ही राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी। जैसे ही अध्यांश जेट से बाहर निकले, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी तीनों ने हाथ मिलाया और सर झुकाया और उनका अभिवादन किया। अध्यांश ने भी सामने से तीनों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने अपने घर के अंदर अध्यांश का स्वागत किया। उनके पीछे पीछे गृह मंत्री और डीजीपी भी चलने लगे। अध्यांश के आने की सूचना मुख्यमंत्री को पहले ही दे दी गई थी, इसलिए उन्होंने उनकी पूरी तैयारी कर ली थी। मुख्यमंत्री यह भली भांति जानते थे कि अध्यांश तभी आते हैं जब कोई बड़ा कारण हो, और ऊपर से उन्होंने डीजीपी को भी फ़ोन कर दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसलिए समय रहते काम करते हुए उन्होंने गृह मंत्री को भी फ़ोन कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने अध्यांश को वहां हॉल में नहीं बल्कि अपने कक्ष में ले आए। साथ ही मीटिंग शुरू होने से पहले वहां मौजूद सभी को कहा कि उन लोगों को परेशान ना करें। जैसे ही सभी अपनी जगह ली, सीएम साहब ने खुद ही बातचीत शुरू कर दी। राजा साहब, इतना अचानक आना, इसका क्या कोई खास मतलब है? यह खास है, इसलिए मुझे बेंगलोर से यहाँ तक आना पड़ा। अध्यांश ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? सीएम साहब ने डरते हुए पूछा। हमारे राज्य जोधपुर में असामाजिक तत्वों का उत्पात हद से ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा हमारी निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। संक्षेप में कहे तो पुलिस खुद ही उनका साथ दे रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? डीजीपी अध्यांश ने तीनों की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए कहा। जैसे ही उन्हें अध्यांश की नज़र अपने ऊपर महसूस हुई तो तीनों के शरीर डर से फैल गया। ये तीनों अध्यांश के गुस्से और लोगों के प्यार से अच्छी तरह से वाकिफ थे। साथ ही उन्हें यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि यदि अध्यांश ने अपनी मर्जी से कोई कदम उठाया तो एक पल में राज्य सरकार भी बदल जाएंगी, पुलिस विभाग का मुखिया भी। यह डरावना था, इसलिए जवाब देना भी जरूरी था। इसलिए डरते हुए भी गृह मंत्री ने बोलने की हिम्मत की और अध्यांश की ओर देखते हुए कहा, राजा साहब, हमने आपको निराश किया, लेकिन बस हमें एक मौका दीजिए। मैं आज आपसे यह वादा करता हूँ और आज सभी सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, जो भी पुलिस अधिकारी इनके साथ पाया जाएगा उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। यह कहते हुए अध्यांश ने अपने पीछे खड़े अजर्व पर एक नज़र डाली। अजर्व ने भी मुख्यमंत्री के सामने हाथ में रखी फाइल तान दी। मुख्यमंत्री ने फाइल उठाई और खोलकर देखी। फाइल किस विषय पर है? उन्होंने गृह मंत्री और डीजीपी को भी फाइल दिखाई। फाइल में जोधपुर कमिश्नर के काले कारनामों और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट थी, साथ ही उनकी बेईमानी संपत्ति की सारी जानकारी। तीनों का ध्यान उस फाइल में था। उसी समय तीनों के कानों में अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी।
डीजीपी सबसे पहले इस आदमी को निलंबित करे, इसकी जगह एक ईमानदार आदमी को रखे। इतना ही नहीं, इस कमिश्नर को मेरे आदमियों को सौंप दे, मैं इसे अपने हाथों से सजा दूंगा। एक और बात, जोधपुर रियासत में जितनी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वह चपरासी हो या कलेक्टर, सभी को स्पष्ट शब्दों में समझाएं कि वो भ्रष्टाचार करना बंद कर दें। यदि किसी सरकारी आदमी के कारण जनता में किसी को हानि होती है तो मैं स्वयं उनका न्याय करूंगा। सीएम साहब, मुझे आशा है कि आप अपनी सरकारी कर्मचारियों को यह बात अच्छे से समझाएंगे। इतना कहकर अध्यांश अपनी सीट से उठ गए। जी राजा साहब, आपका काम पूरा हो जाएगा। आपके जोधपुर पहुंचने से पहले कमिश्नर को निलंबित कर दिया जाएगा और सभी असामाजिक तत्वों के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कमिश्नर को भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सर झुकाकर कहा। मेरा आदमी कमिश्नर को उनके दफ्तर से ले आएगा। इतना कहकर अध्यांश वहां से चला गया। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी अध्यांश को जाते हुए देखते रहे। उस वक्त तीनों के चेहरे पर खौफ था। अध्यांश के जाने के बाद मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री और डीजीपी काम पर लग गए। गृह मंत्री ने बीकानेर और जैसलमेर के डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की और फैक्ट से जांच के आदेश दिए। साथ ही डीजीपी ने खुद ही जोधपुर कमिश्नर का सस्पेंशन लेटर टाइप ईमेल किया। इधर कमिश्नर को उनका सस्पेंशन लेटर मिला और अगले ही पल शमशेर ने अपने गार्ड्स को बताकर उन्हें अपने ऑफिस से आकर निकलवा दिया। दूसरी ओर जेट के अंदर अध्यांश अपने लैपटॉप पर राजवंश साम्राज्य से संबंधित काम कर रहा था, जबकि अजर्व शमशेर से बात कर रहा था। सर, कमिश्नर को निकाल दिया गया है। जो शमशेर ने कहा वही अजर्व ने अध्यांश से कहा। ठीक है, शमशेर से कहो कि इसे कहीं और शिफ्ट कर दें। जी सर। एक और बात, इवेंट कंपनी को महल को सजाने के लिए कहो। मुझे 3 दिन में सब कुछ तैयार चाहिए। आपको ईमेल करूँगा कि क्या करना है और कैसे करना है और कैसे सजावट करनी है। अध्यांश ने फिर सोचा और ऑर्डर दिया। महल को सजाने की बात सुनकर अजर्व को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद इस महल का जिक्र भी हर किसी से करने को इनकार कर दिया था, जबकि आज वो खुद महल को सजाने के लिए बातें कर रहे थे। लेकिन अजर्व की हिम्मत नहीं हुई अध्यांश से कोई सवाल पूछने की, तो उसने सिर्फ सर हिलाया। जान तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा सरप्राइज होगा, अध्यांश ने सोचा और कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जैसे ही अध्यांश का जेट जोधपुर में उतरा, उन्हें खबर मिली कि सभी दंगाइयों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इतना ही नहीं, हर भ्रष्टाचार अधिकारी को उसके पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही नगर आयुक्त के पद पर एक ईमानदार अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अध्यांश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके जोधपुर आने से पहले काम हो गया। अब दूसरा काम, यह सोचकर उसने अजर्व को कुछ बातें समझाई और राजवंश साम्राज्य सीधे अपने काम के लिए भेज दिया और ड्राइवर के साथ फार्म हाउस के लिए निकले। 1 घंटे में अध्यांश फार्म हाउस पहुंच चुके थे। जैसे ही अध्यांश कार से बाहर निकले तो उन्हें फार्म हाउस के अंदर गाई जा रही आरती की आवाज़ सुनाई दी। अध्यांश भी जल्दी से अंदर गया और अपना मोबाइल और लैपटॉप वहीं हॉल में छोड़कर आरती में शामिल हो गया। कुछ ही देर में अस्वी ने आरती पूरी कर ली। अस्वी ने आरती की थाली वही मंदिर में रख दी और रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाने के लिए पीछे मुड़ी। उसी समय उसकी नज़र मंदिर में खड़े अध्यांश पर पड़ी। अध्यांश को देखकर अस्वी दौड़कर किचन में गई और अध्यांश के लिए पानी का गिलास लेकर आई। अस्वी उसके सामने पानी का गिलास रखा। अध्यांश ने भी गिलास उठाया और एक घूंट पानी पी लिया। अस्वी ने गिलास वापस लिया और रसोई चली गई। अध्यांश बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ क्षण तक वो वैसे ही खड़ा रहा, फिर बेडरूम में चला गया। बेडरूम में आकर उसने कपड़े बदले और फ्रेश हो गया। लैपटॉप हाथ में लिया और अपना काम करने लगा। काम करते करते घंटों बीत गए। अध्यांश काम में इतना मशगूल था कि उसे समय का ध्यान ही न रहा। उसकी एकाग्रता तब टूटी जब अस्वी उसे खाने के लिए बुलाने आई। दोनों एक साथ नीचे आए। अस्वी ने सबके खाने की थाली परोसी और खुद भी अध्यांश के पास बैठ गई। हमेशा की तरह अस्वी ने पहला निवाला अध्यांश के हाथ से खाया। खाना खाते समय अध्यांश ने अजर्व को
इशारा करके कुछ पूछा। जवाब में अजर्व ने आंखें झपकाई। दोनों के बीच चल रहे इशारों पर भी अस्वी की नज़र थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। खाना खा लेने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। नौकरों को सफाई करने को कहकर अस्वी भी बेडरूम में आ गई, जहां अध्यांश बेड पर सहारा लेकर बैठा हुआ था। कमरे में आकर अस्वी ने फ्रेश होकर कपड़े बदले और बिस्तर पर आकर बैठ गई। जैसे ही अस्वी बैठी, अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर कर लिया। अध्यांश ने उसकी आंखों में देखा और उसे पूछा, कल रात मेरे सोने के बाद आप बालकनी में क्यों गई थी? अध्यांश का सवाल सुनकर अस्वी चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि अध्यांश को क्या जवाब दे, क्योंकि वह यह नहीं कहना चाहती थी कि उसके जाने की बातें सुनकर उसने सोचा था कि पहले की तरह इस बार भी अध्यांश उसे छोड़ देगा, और इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रही। बोलो स्वीट हार्ट, तुम बालकनी में क्यों गई और रोए क्यों? अस्वी ने जवाब नहीं दिया तो अध्यांश ने उससे दूसरा सवाल पूछा। अस्वी यह जानकर हैरान रह गई कि अध्यांश को भी पता था कि वह रोए थे। अस्वी अध्यांश को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वह यह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह किसी बात का जवाब नहीं देगी तो अध्यांश के सवाल बढ़ जाएंगे, और इसलिए उसने बमुश्किल बोलने की कोशिश की। मैं रोई क्योंकि मुझे घर की याद आ गई। असल वजह बताने की बजाय अस्वी ने उनसे झूठ कह दिया। गलत, आप इसलिए नहीं रोए कि आपको घर की याद आ गई, बल्कि जब आपने मेरे जाने के बारे में सुना तो आप रोए, ठीक है? अध्यांश ने बात में देर ना करते हुए सीधे पूछा। यह सच है कि अध्यांश को पहले से ही उसके रोने का कारण पता था। अस्वी के लिए यह एक झटका था, लेकिन अब समस्या यह थी कि अध्यांश को क्या बोले। अध्यांश अस्वी के चेहरे के बदलते भावों को अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था, और इसलिए उसने अस्वी का हाथ पकड़कर उसका सर अपने गोद में रख लिया। जब तुमने मेरे जाने के बारे में सुना तो सोचा था कि इस बार भी मैं आपको पहले की तरह हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अध्यांश ने अस्वी की आंखों में देखते हुए उससे पूछा। अस्वी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। अस्वी को अपने विचारों में खोया हुआ देखकर अध्यांश उसका हाथ थोड़ा दबाया, जिससे उसे दर्द हुआ और वह अपने विचारों से बाहर आ गई। कहाँ खोई थी? अध्यांश ने उससे पूछा। कुछ नहीं। क्या आप कुछ कह रहे थे? मुझे माफ़ कर दो डैम, मेरी एक गलती ने आपके दिल पर इतना बुरा असर किया कि मेरा काम पर जाना भी आपको सोचने पर मजबूर कर गया कि मैं काम का बहाना बना आपको छोड़ने के लिए दूर जा रहा हूँ। लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करें, मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगा जो मैंने 5 साल पहले की थी। मैं 4 साल से आपको ढूंढ रहा हूँ। जब ढूंढ लिया है तो मैं दूर क्यों जाऊँगा? अध्यांश ने यह भी खुलासा किया कि वह 4 साल से अस्वी की तलाश कर रहे थे। अध्यांश 4 साल से तलाश कर रहे थे, लेकिन क्यों? मुझे छोड़ने का फैसला भी उनका ही था, फिर मुझे ढूंढने की वजह क्या होगी? ऐसे कई विचार अध्यांश की बात सुनकर अस्वी के मन में घर कर गए। अस्वी अध्यांश की बात सुनकर असमंजस से उसे देख रही थी। अस्वी की आंखों में सवाल देखकर वह नहीं हिचकिचाया और उसकी नज़रों से मिलाते हुए उससे कहा, मैंने आपको 5 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने आपको ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। तो अब जब आप मुझे मिल चुकी हैं तो मैं आपको कहीं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतने वर्षों तक आपसे दूर रहकर जो सज़ा भुगतनी पड़ी वह भुगत ली, लेकिन अब कोई सज़ा भुगतने की हिम्मत नहीं है। अध्यांश अस्वी के सामने अपने दिल खाली करना चाहता था और इसलिए वह बोले जा रहा था, जबकि अस्वी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लगातार बात करने के कारण अध्यांश कुछ देर के लिए रुक गया और फिर अस्वी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, जान, अगर मैं आज आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? अस्वी की आंखें सिकुड़ गई जब उसने महसूस किया कि अध्यांश ने उसकी बाह पकड़ रखी है। उसके मन में कहीं न कहीं यह एहसास होने लगा कि जरूर कोई ज़रूरी बात होगी, इसलिए अध्यांश के चेहरे पर इतनी घबराहट थी। अध्यांश की घबराहट देखकर अस्वी ने बस इतना कहा, बस इतना ही कह सकी। मैंने जो किया उसके लिए क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? उसने डरते हुए अस्वी से अपनी बात रखी। आज जीवन में पहली बार अध्यांश को
डर का एहसास हुआ होगा। अध्यांश की बात सुनकर अश्वी का हाथ जो उसके सर पर जा रुका था, वह अध्यांश को आश्चर्य से देख रही थी, लेकिन इस बार अध्यांश की आंखें झुकी हुई थीं। उसमें अश्वी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह डर भी था कि अगर उसने अश्वी की आंखों में देखा तो उसने जो साहस किया है वह उसे खत्म न हो जाए। इसलिए अध्यांश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, हमेशा आपको खुश रखूँगा। बस मुझे एक मौका दो, मैं अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं हार गया हूँ, मैंने गलती की है और अब मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। अध्यांश ने अश्वी की ओर बहुत आशा से देखते हुए कहा, लेकिन तब अश्वी भूत बनी बैठी अध्यांश को देख रही थी। आज उसे अध्यांश की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन उसका मन अध्यांश पर विश्वास नहीं करना चाहता था। और कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इतना ही, अश्वी को पहले जो धोखा मिला था उसके बाद उसके लिए किसी पर भरोसा करना संभव नहीं था, खासकर उस आदमी पर भरोसा करना जिसने उसका भरोसा तोड़ा हो। और ये भी कि अब अश्वी को विश्वास शब्द से भी भरोसा उठ गया, और वह भी इसकी क्या गारंटी थी कि जो वर्षों पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अश्वी इस विषय पर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहती थी, और इसलिए उसने बस इतना कहा, देर हो रही है, हमें सो जाना चाहिए। इतना कहकर उसने अध्यांश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठ गई। अश्वी ने एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे से अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज नहीं जान, प्लीज। इतना कहकर अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिस्तर पर बिठा दिया। अश्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और खुद वापस बिस्तर पर ऐसे ही अध्यांश का हाथ पकड़कर बैठ गई और फिर अध्यांश की ओर मुड़ गई। जिस स्थिति का सामना करने से वह खुद को रोक रही थी, आखिरकार वह उसके सामने आ खड़ी हुई। माफी गलती के लिए होती है, अपराध के लिए नहीं। 5 साल पहले आपने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपराध की है। अश्वी इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अध्यांश की बात ने उसे मजबूर कर दिया। प्लीज़ स्वीटहार्ट, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे छोड़ने की बात मत करो प्लीज़। अध्यांश ने अश्वी से अनुरोध करते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। आपने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, मेरा दिल टूट गया है। अश्वी की आवाज़ पहले बहुत शांत थी, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी कहानी सुनाती रही, उसकी आवाज़ में दर्द और परेशानी बढ़ गई। यह उसकी आंखों से भी बहने लगी। अश्वी की आंखों से दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था, लेकिन अश्वी नहीं रुकी। उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? आप मेरे भाई को हमारे बीच की लड़ाई में ले आए। आपकी दुश्मनी तो मुझसे थी, फिर आप मेरे भाई को इसमें क्यों ले आए? मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया था, लेकिन जो कुछ भी था वह मेरे साथ था, इसलिए आपको मेरे भाई को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। आपको आज आपकी गलती का एहसास हुआ, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन क्या आपने मुझे अपनी गलती जानने का अधिकार दिया? नहीं, आपने तो सीधे मुझे सज़ा दे दी। न मैं आपको जानती थी, न आपका नाम जानती थी, फिर भी आपने मुझ पर आरोप लगाया, मुझे दोषी ठहराया और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे मैं आज तक नहीं जानती कि आपने मुझसे किस गलती के लिए सजा दी है। अश्वी शिकायतों पर शिकायतें कर रही थी और अध्यांश सर झुकाए उसकी सारी शिकायतें सुन रहा था। वह भी जानता था कि उससे गलती हुई है, उसने अश्वी का दिल दुखाया है, इसलिए उन्हें अश्वी का गुस्सा झेलना पड़ा। अध्यांश जीवन भर अश्वी को सुनने के लिए तैयार था। अध्यांश को जीवन भर उसके पास और उसके साथ रहना है, लेकिन जब अश्वी ने उससे उसकी गलती के बारे में पूछा तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली और अश्वी की ओर देखा तो अश्वी निडर होकर खड़ी थी और अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रही थी। मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करो। अध्यांश ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहा। अध्यांश का इशारा अश्वी के सवाल की तरफ था, लेकिन अध्यांश को अपने सवाल का जवाब देने से बचते देख अश्वी का गुस्सा फूट पड़ा।
उसने अध्यांश का कॉलर पकड़ लिया और आंखों में गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्यों? हाँ, तुम इस विषय पर बात क्यों नहीं कर सकते? बात करो, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। अस्वी के सवालों के आगे अध्यांश चुप रहे। अध्यांश की चुप्पी से निकला अस्वी का गुस्सा। उसने एक झटके में अध्यांश का कॉलर छोड़ दिया और उसी भावहीन चेहरों के साथ अध्यांश से कहा, आपको बात नहीं करनी है ना, तो कोई बात नहीं। हम अब बात तभी करेंगे जब आपके पास मेरे सवालों के जवाब होंगे। उस समय अस्वी का दम घुट रहा था और इसलिए वह जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। उसने बाहर जाने के लिए पैर उठाए, लेकिन एक बार फिर अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अध्यांश के ऐसा करने पर अस्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना ही, वह वैसे ही खड़ी रही। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अध्यांश ने खड़े खड़े अस्वी से कहा। अस्वी ने अपना चेहरा अध्यांश की ओर घुमाया और उसकी आंखों से आंखें मिलाई और उससे पूछा, और कितना समय चाहिए? क्या आपके पास 5 साल कम थे? मैं ज़्यादा समय नहीं मांगता, बस 2 महीने। 2 महीने में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आप खुद ही मेरे साथ रहने को राजी हो जाएंगी, अध्यांश ने आत्मविश्वास से कहा। अध्यांश को आत्मविश्वास से भरा देख अस्वी मुस्कुराई, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो, और फिर बोली, ठीक है, लेकिन 2 महीने नहीं, सिर्फ 1 महीने। 1 महीने में मेरे सभी सवालों के जवाब दीजिए और मेरी शिकायतें दूर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ रहकर खुश रहूं। मेरी एक शर्त है, अध्यांश ने कहा। शर्त? कौन सी शर्त? अध्यांश के मुंह से शर्त की बात सुनकर अस्वी एकदम चौंकते हुए बोली, शर्त यह है कि आपको इस 1 महीने के दौरान मेरी हर बात माननी होगी, मिसेस राजवंश, अध्यांश ने कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही, अस्वी ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्या आप डरते हो? अगर आप मेरी बात सुनोगी तो शायद आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। मिसेस राजवंश, अध्यांश को पता था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा और इसलिए उसने अस्वी के अहंकार पर हमला किया। मैं आपसे डरती नहीं, मुझे शर्त मंजूर है। आखिरकार अस्वी ने उसके लिए तैयार हो गई। अध्यांश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई कि अस्वी ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली है। अध्यांश के चेहरे पर मुस्कान देखकर अस्वी चिढ़ गई और उसने तुरंत अपना हाथ अध्यांश के हाथ से छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। अध्यांश बस मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। अस्वी कमरे से निकलकर छत पर चली गई। कृष्ण पक्ष चल रहा था, चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए पूरा आकाश तारों से भरा हुआ था। दृश्य ऐसा लग रहा था मानो आकाश के सारे तारे मिलकर एक रंगोली बना दें। चूंकि दिवाली नज़दीक थी, इसलिए वातावरण में थोड़ी ठंडी हवाएं थीं। यह माहौल देखकर अस्वी को अध्यांश के साथ नंदी हिल्स की पहाड़ियों पर बिताई रात याद आ गई। ऐसा ही कुछ माहौल था। जब उसे वह बात याद आई तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसके आंखों के सामने आग में हाथ जलने वाली बात याद आ गई। अस्वी वहीं बैठी अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। इस बात से अनजान थी कि दूर से किसी की नज़रें उसे देख रही थी। अस्वी के पीछे पीछे अध्यांश भी छत पर आ गया। यही सोचते सोचते अस्वी सो गई। अस्वी के सो जाने के बाद अध्यांश उसके पास आया और वो उठ न जाए इसका ख्याल रखते हुए उसने धीरे से उसे उठाया और उसके साथ नीचे बेडरूम में आ गया। वह बेडरूम में आया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उसके पास आकर सो गया। सोते समय अध्यांश ने अस्वी को अपने बाहों में ले लिया। अगली सुबह करने को कुछ नहीं था, इसलिए अध्यांश शांति से उठा। जैसे ही उठा तो उसने देखा कि अस्वी उसके सीने पर सर रखकर सो रही है। अस्वी को देखकर वह नीचे झुके और अस्वी का माथा चूम लिया। गुड मॉर्निंग जान। लेकिन अध्यांश को कोई जवाब नहीं मिली। अस्वी घोड़े गड्ढे बेचकर सो रही थी। अस्वी को इस तरह गहरी नींद में सोता देख अध्यांश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर सीट से उठकर वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद अध्यांश फ्रेश होकर कमरे में वापस आया, लेकिन अस्वी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अस्वी को सुलाने के बाद अध्यांश कमरे से नीचे हॉल में चला गया, जहां अजहर और शमशेर बैठे थे। उनके बीच कुछ बातचीत चल रही थी। जैसे ही दोनों की नज़र
पड़ी तो दोनों एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग सर। सर, भाभी कहाँ है? कुछ देर रुकने के बाद अजर्व ने अध्यांश से पूछा, क्यों, तुम्हें क्या काम है मेरी पत्नी से? अध्यांश ने भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। अध्यांश के हाव भाव देखकर अजर्व भी एक पल के लिए डर गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं सर। आपने ही तो कहा था कि आज से भाभी हॉस्पिटल ज्वाइन करने जा रही है, इसलिए पूछ लिया। तुम्हारी भाभी अभी सो रही है, उन्हें थोड़ी देर सोने दो, तब तक सेफ को चाय, कॉफ़ी और नाश्ता बनाने के लिए कहो। अध्यांश ने कहा। जवाब में हाँ सर। अजर्व वहाँ से उठा और रसोई की ओर चल दी। सेफ को सारी बातें बताकर अजर्व वापस हॉल में आकर बैठ गया। अजर्व को शर्माते देख अध्यांश उससे पूछा, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उनकी तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक चल रहा है, कल शाम तक सब ठीक हो जाएगा, अजर्व ने कहा। फिर तुम रात के 10 बजे तक उसे महल में ले आओ, मैं सीधे तुमसे वही मिलूंगा। इतना कहकर अध्यांश वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में चला गया। जब अध्यांश बेडरूम में आया तब तक अश्वी जाग चुकी थी, लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। अपने आप को बेडरूम में इस प्रकार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और इसलिए वह खुद से पूछने लगी, मैं छत पर सो रही थी, फिर यहाँ बेडरूम में कैसे? अश्वी धीरे से बोली। अध्यांश ने इसे सुना और वह बिस्तर पर आया और अश्वी के बगल में बैठ गया और बोला, बिल्कुल मिसेज राजवंश, आपको छत से बेडरूम तक लाने की मेहनत और किसने की होगी? अध्यांश को इस तरह मुस्कुराता देख अश्वी चिढ़ गई। वह उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी उसका उससे बहस करने का कोई मन नहीं था, इसलिए बिना कुछ कहे अश्वी चुपचाप बिस्तर से उठकर कोठरी में चली गई और वहां से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अश्वी तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आ गई। अध्यांश उसे देखता ही रह गया। आज अश्वी को अस्पताल जाना था, इसलिए उन्होंने लाल फूल वाली आस्तीन वाली अनारकली पहनी थी। अश्वी ड्रेसिंग टेबल पर आई और तैयार होने लग गई। अश्वी ने कानों में छोटे छोटे झुमके, हाथों में घड़ी, माथे के बीच में छोटी लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम लगाया, बालों को एक तरफ करके घुमाया और अंत में अश्वी ने खुद को आईने में देखा और कहा, परफेक्ट। बिस्तर के पास खड़े अध्यांश ने कहा, स्वीट हार्ट, अभी भी कुछ बाकी है। यह कहते हुए अध्यांश अश्वी के पास आया और इससे पहले कि अश्वी उससे कुछ पूछ पाती, उसने मेज पर पड़ी सिंदूर की डिब्बी से लेकर सिंदूर निकालकर अश्वी के मांग भर दिए और मंगलसूत्र पहनाया। अश्वी बस उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। उसे समझ न आया कि अध्यांश ऐसा क्यों कर रहे हैं, मानो उसने प्रश्न को अपनी आंखों में पढ़ लिया हो। अश्वी से उसने कहा, यहाँ आपको किसी से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेंगलोर में भी इस तरह रह सकते हो और अगर आप अनुमति दो तो आज मीडिया में शादी की घोषणा कर दो, ताकि आपको कभी अपनी असल पहचान छिपानी न पड़े। काफ़ी समय तक लोगों से छिपाते और डरते हुए रहे हो, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि आप हो कौन। अध्यांश अश्वी की आंखों में देखकर प्यार से उसे बता रहा था और अश्वी चुपचाप उसे सुन रही थी। अश्वी ने कभी नहीं सोचा था कि अध्यांश इतनी जल्दी अपनी शादी, अपने रिश्ते को पब्लिक करने का मन बना लेंगे। उसके लिए ये सब एक सपने जैसा रहा। तभी अध्यांश की बात सुनकर अश्वी की आंखें फैल गई। एक पल के लिए अश्वी को भी लगा कि ऐसा करना सही है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने तुरंत अध्यांश से स्पष्ट शब्दों में कहा, आप मीडिया में अपनी शादी की घोषणा करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। पहले मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए, फिर जैसा आप कहोगे वैसा होगा, लेकिन अभी नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं सिंदूर और मंगलसूत्र पहनूंगी। इतना कहकर अश्वी अध्यांश की बात सुने बिना ही कमरे से बाहर चली गई। अश्वी को इस तरह देख अध्यांश को हंसी आ गई और वह एकदम खड़ा हो गया और बुदबुदाया, जो हुक्म बीवी। वह भी अश्वी के पीछे कमरे से बाहर चला गया। अश्वी ने हॉल में अजर्व और शमशेर को देखा, उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। भाभी, नाश्ता तैयार है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर अस्पताल के लिए निकलेंगे। अजर्व ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। अश्वी ने इधर उधर देखा, जिससे अध्यांश का ध्यान वापस आ गया और तभी वह जल्दी से उसके पास आया और वहीं खड़ा हो गया और फिर अश्वी के कान में कहा,
आपके पति आपके बगल में खड़े हैं मिसेज राजवंश, इसलिए अपनी आंखों पर जोर देना बंद करो और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ो, नहीं तो अस्पताल जाने में देर हो जाएगी। कहते हुए अध्यांश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई, जिसे देखकर अस्वी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह अध्यांश के सामने इस तरह मुस्कुराना नहीं चाहती थी और इसलिए वह अध्यांश की ओर देखे बिना डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। अस्वी के पीछे पीछे अध्यांश भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और उसकी जगह ले ली। अस्वी ने नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन उसने अपने हाथों से सबकी थाली में नाश्ता परोसा और फिर अपनी जगह पर बैठ गई। जैसे ही अस्वी बैठी, अध्यांश ने उसके सामने नाश्ते का एक टुकड़ा रखा, जिसे अस्वी ने खाया और फिर अपनी प्लेट से अपना नाश्ता खाने लगी। नाश्ता खत्म करने के बाद आजर अस्वी को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गया। अध्यांश शमशेर के साथ महल गया, जहां उसने अस्वी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। दोपहर के समय अस्वी ने आजर को फ़ोन किया और अध्यांश को दोपहर का भोजन करने को कहा। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। शाम को कोई इमरजेंसी थी, इसलिए अस्वी देर से घर आई, तो आज अध्यांश ने सबके लिए रात का खाना खुद बनाया। रात 10 बजे अस्वी घर लौट आई। जब अस्वी घर आई तो उसने देखा कि अध्यांश अभी भी हॉल में बैठा। जैसे ही अस्वी आई, वह सोफे से उठा, उसके पास आया और उसे बेडरूम में जाकर फ्रेश होने के लिए कहा और किचन में चला गया। अस्वी आज बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह बेडरूम में आई और फ्रेश हुई, अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही सो गई। अध्यांश दोनों के लिए खाना लेकर बेडरूम में आया तो देखा अस्वी सो चुकी है, इसलिए उसने खाने की प्लेट लैंप टेबल पर रख दी और अस्वी को जगाया, लेकिन अस्वी को इतनी नींद आ रही थी कि उसकी आंखें नहीं खुली। उसके बावजूद उसने उसे उठाया और उसके साथ सोफे पर बैठ गया। अध्यांश ने अस्वी को एक छोटे बच्चे की तरह अपने गोद में बैठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उसके बाद अध्यांश उसे वापस बिस्तर पर ले आए और सुला दिया। अस्वी की आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें खोली और अध्यांश से पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? इतनी नींद में भी अस्वी को उसकी चिंता रहती है, यह बात अध्यांश को बहुत पसंद आई। उसका पेट खुशी से भर गया। अस्वी ने उसे खाने के लिए कहा और वापस सो गई। अस्वी को इस तरह अपनी ही मस्ती में सोता देख अध्यांश ने गर्दन हिलाई और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया और खाना खाया। प्लेट वापस रसोई में रख दी और वापस आकर बिस्तर पर लेटते हुए अस्वी को अपनी बाहों में ले लिया। अस्वी ने भी नींद में अध्यांश के सीने पर अपना सर रख लिया। अगली सुबह जब अस्वी उठी तो अध्यांश कमरे में नहीं था। यह सोचकर कि शायद वह नीचे हॉल में होंगी, अस्वी कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। 10 मिनट में अस्वी अस्पताल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई, लेकिन नीचे कोई नहीं था। इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि अस्वी सोकर उठी, उससे पहले अध्यांश घर से निकल गया हो। इससे पहले कि वह किसी से अध्यांश के बारे में पूछती, उसकी नज़र दरवाजे पर आ रही आजर पर पड़ी। जैसे ही आजर ने अस्वी को देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अस्वी ने भी गुड मॉर्निंग विश किया और फिर धीरे से आजर से अध्यांश के बारे में पूछा। जवाब में आजर ने कहा, सर वो ऑफिस चले गए, आज उनकी एक ज़रूरी मीटिंग है। ठीक है, फिर आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, अस्वी ने निराशा से कहा। ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा, अजर ने कहा और बाहर जाने के लिए पैर उठाया कि उसे अस्वी की आवाज़ सुनाई दी। कल रात का खाना किसने बनाया? रात का खाना सर ने बनाए थे, अजर ने भी सच कहा और बाहर चला गया। अस्वी को नाश्ता करने का मन नहीं था, इसलिए वह भी अपना बैग और स्टेथोस्कोप लेकर नीचे आई। उसने आजर को हॉल में बैठा देखा। आजर जैसे ही अस्वी को देखा कि वह हाथ में लेकर बैग खड़ा हो गया। तब तक अस्वी नीचे आ चुकी थी। भाभी साहब ने आपके लिए भेजा है, अस्वी कुछ पूछती उससे पहले आजर बैग हाथ में पकड़ाते हुए कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अगर हो सके तो आज जल्दी घर आ जाना, आपको कहीं जाना है, और हाँ, उस वक्त आपको वही पहनना होगा जो इस बैग में है। इतना कहकर आजर अस्वी की बातें सुने बिना घर से निकल गया। अस्वी बस उसे जाते हुए देखती रही। उसे समझ न आया कि अचानक आजर को क्या हो गया और कहाँ जाना है। अस्वी इन्हीं सब विचारों में थी, तभी उसे एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर
अश्वी उस ध्यान से टूटा और अपने कमरे में भागकर उस बैग को रखा और नीचे आ गई। अजब कार के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अश्वी कार में बैठी, अजर भी कार आगे बढ़ा दी। अजर महल अश्वी को छोड़कर महल चला गया। वहाँ पहुँचकर वह बाकी तैयारियां पूरी करने लग गया। अश्वी के पास आज हॉस्पिटल में करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने पूरा दिन अध्यांश के सरप्राइज के बारे में सोचते हुए बिताया। शाम 6 बजे शमशेर उसे लेने अस्पताल पहुंचे। अश्वी घर आ गई। जब वह घर आई तो देखा कि वह घर पर नहीं है। अध्यांश को घर पर ना देखकर अश्वी का मन उदास हो गया। वह अपने बेडरूम में चली गई। 8 बजे अजब आकर बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया और अश्वी को देखकर कहा, भाभी तैयार हो जाइए, हमें निकलना होगा, सर सीधे वहीं मिलेंगे। इतना कहकर अजर वहाँ से चला गया। अश्वी भी उदास होकर तैयार होने के लिए चली गई। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के